11वीं क्लास की हम किताब पढ़ रहे हैं फाइन आर्ट्स की। आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और ये जो हमारा सेशन है वो आखिरी चैप्टर से डील करने वाला है। आखिरी चैप्टर नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नाम से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि आखिर हम यहाँ पर किन चीज़ों की बातें करने वाले हैं। हम बात करेंगे जैसे ही इस्लाम आता है इंडिया में, उसके साथ किस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है। एक तरफ इंडियन आर्किटेक्चर था, दूसरी तरफ जो कुछ फीचर्स इस्लामिक आर्किटेक्चर के थे वो दोनों जब मिलते हैं तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जन्म होता है। इसके बारे में हम समझेंगे। अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इनके बारे में जानेंगे। क्या कैटेगरीज थी, जो स्टाइल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया था और आर्किटेक्चर में क्या इन्फ्लुएंस आया था। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस की भी बात हम करेंगे। क्या इस्लामिक इन्फ्लुएंस था, क्या जो आपका इंडियन इन्फ्लुएंस था या फिर उसको हम कहें हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंस था, उसकी बात करेंगे। अब बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनती हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें आप ब्यूटिफिकेशन करते हैं। आज के समय आप मकान बनाएंगे तो उसमें पुट्टी करेंगे या फिर डिस्टेम्पर करेंगे, इनामल करेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर वॉलपेपर लगाएंगे, वो फॉल्स सीलिंग कराएंगे और ब्यूटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके की लाइटें लगाते हैं। पुराने समय में ये सारी चीज़ें ना करके डेकोरेशन किस प्रकार का हुआ करता था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मटेरियल क्या यूज़ करा जाता था कंस्ट्रक्शन का, और फिर कंस्ट्रक्शन किन चीज़ों का हो रहा है। फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, मीनारें बनाई जा रही हैं, मकबरे बनाए जा रहे हैं जिसको आप अंग्रेजी में टूम्ब कहते हैं, सराय बनाए जा रहे हैं जिससे जो भी सफ़र कर रहे हैं राहगीर, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर कंफर्टेबल स्टे करने की जगह बनाई जा सके। आज के समय में आप देखेंगे तो होटल्स होती हैं, उस समय वो चीज़ सराय उसी का काम किया करते थे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जैसे मांडू में जो बनाया गया किला उसकी बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, गोल गुम्बद की बात करेंगे और जामा मस्जिद की बात करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर स्पेसिफिक डिस्कशन भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। शुरू करें डिस्कशन। यहाँ पर आप देखिए इस्लाम 6th और 7th सेंचुरी से शुरुआत होता है, आगे बढ़ता है। आप देखिए 7th और 8th सेंचुरी आते आते तक ये स्पेन और भारत में अच्छी खासी तादाद में फैल चुका था। साथ में आपको ये भी पता है कि 12वीं सेंचुरी आते आते तक दिल्ली सल्तनत भी एस्टैब्लिश हो गई थी। सिंध में एक तरफ मुस्लिम रूलर्स का पावर बढ़ रहा था, वर्चस्व बढ़ रहा था 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी आते आते तक, 12th-13th सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत भी एस्टैब्लिश हो जाती है। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो इस्लाम है उसके जो आइडियाज़ हैं वो इंडिया में आते हैं। साथ में बहुत सारे जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, चाहे वो टर्किश हो, अफ़गान हो, वो भी इंडिया में आते हैं, पर्शियन भी इंडिया में आते हैं। जब ये सब इंडिया में आएंगे तो क्या होने वाला है, ये जो दो कल्चर्स हैं, दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, वो साथ में मिक्स होती हैं। जब ये मिक्स होंगे तो इसमें एक इंटरचेंज देखने मिलेगा आपको, और इसके एग्जाम्पल्स होने वाले हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। आप देखिए ट्रेबिएट, ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझेंगे कि एक टेक्निक लगाई जाती है जिससे पिलर्स, ये हो गया पिलर, इसके ऊपर लेंटर ढल दिया आपने। आपने सुना होगा ना घर पे जो कहते हैं लेंटर डलना है, तो उस तरीके से ये लेंटल हो गया। इसके साथ में आप देखेंगे ब्रैकेट्स वगैरह लगाए जाते थे। ब्रैकेट्स क्या चीज़ होती है, मकान बनाए जा रहे हैं तो आप देखेंगे फ्लैट रूफ बनता है। शुरुआती दौर में लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, पत्थर का यूज़ किया जा रहा है। फिर आर्चेज आती हैं और डोम्स आते हैं। अब डोम्स जो हैं उनका वेट उठाने के लिए व्यवस्था बनानी है। वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए यूज़ करा जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम का। अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनको इंटरलॉक करके सेंटर में एक पत्थर लगाया जाता था, जिस पत्थर को कीस्टोन कहा जाता था। कीस्टोन इसलिए कहा जाता था कि अगर वो पत्थर हट जाए तो पूरी जो इमारत है वो गिर जाएगी, इसीलिए वो कीस्टोन हो गया। जो डोम्स बनाए जा रहे हैं, जो गुम्बद बनाई जा रही है, वो गुम्बद भी किस तरीके से बनाई जा रही है, वो पेंडेटिव्स और स्क्विंचेस की मदद से बनाई जा रही है। इसके बारे में आप समझेंगे, आपको समझ में आया कि ये जो डोम है किस चीज़ के ऊपर टिका होता है, आपको मैं वो भी समझाऊंगा। फिलहाल आप ये नाम याद रखें। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि नए नए एस्पेक्ट्स आने वाले हैं। जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत बनती है, दिल्ली सल्तनत आएगी, लोग आने वाले हैं। जब ये जगहों को जीतेंगे, कॉन्कर करेंगे, उसके बाद ये अपना जो ट्रेडिशन है उसको लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के साथ मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, और एक नया आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस आपको देखने मिलती है, जिसके एग्जाम्पल में आपको कुतुब मीनार देखने मिलता है। आप जब कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा इसमें बेल की डिज़ाइन है,
जो कि इस्लाम में इस तरीके के मोटिव्स और डिज़ाइन नहीं करी जाती हैं, उनमें कुरान की आयत बस लिख दी जाती है। जो अरेबिस्क में जो भी कुरान में लिखा है उन शब्दों को लिख दिया जाता है कैलीग्राफी में। लेकिन इसमें आपको अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस देखने मिलेंगी, जो कि एक इंडियन फीचर है। इस तरीके की इंटरचेंज या फिर जो इंटरमिक्स होता है टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजी में, स्टाइल्स में, जो शेप्स हैं, चाहे वो डेकोरेशन की बात करें या फिर आउटर वॉल की बात करें, ये सब आपको देखने मिलेगा। कहीं पर आपको रिजेक्शंस देखने मिलेंगे, कहीं आपको एक्सेप्टेंस देखने मिलेगा और कहीं आपको मॉडिफिकेशन देखने मिलेगा। जैसे मैं आपको समझा ही रहा था कि जो आपका हिंदूज का एक तरीका होता है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का, उसमें वो नाना प्रकार के भगवानों को दिखाते हैं। जैसे आप खजुराहो के मंदिर देख लीजिए या फिर आप साउथ में इतने सारे मंदिर हैं उनको देख लीजिए। उसका जस्ट उलट इस्लाम में किसी को भी ह्यूमन फॉर्म में दिखाना अलाउड नहीं है। अब अगर ह्यूमन फॉर्म में दिखाना अलाउड नहीं है और वो मल्टीपल फॉर्म्स को भी नहीं मानते, वो सिर्फ ये मानते हैं कि एक जो भगवान है वो है अल्लाह और उनके जो प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट मोहम्मद। इतनी बात वो समझते हैं, इसलिए उनका डेकोरेशन करने में जो एक स्केल है या फिर आप देखें जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। ऑप्शन सिलेक्टिव क्या है? आप फूल पत्ती बना सकते हैं, आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना सकते हैं या फिर आप कुरान की जो आयतें हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप भगवानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मंदिर पे, और भी दूसरे मोटिव्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है हिंदू मंदिरों से कंपैरिजन में। हिंदू मंदिर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनमें पेंटिंग भी होती है भगवानों की। आपने देखा होगा चोला पेंटिंग्स हैं और भी बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में हमने चर्चा की है जो भगवानों की गई हैं। नायका पेंटिंग्स है, चोला पेंटिंग्स है, विजयनगर में पेंटिंग्स की गई हैं। इस तरीके से हर जगह पर आपको पेंटिंग्स देखने मिलती हैं। अजंता अलोरा में भी जो मंदिर है उन पर पेंटिंग की गई है और भगवानों को ह्यूमन फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया है। स्कल्पचर्स भी आपको उसी तौर में देखने मिलते हैं जो हमने इस चैप्टर में, इस पूरी किताब में बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा की। वो चीज़ आप इस्लाम में नहीं कर सकते। अब इस्लाम की कुछ इंपॉर्टेंट अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो आप जामा मस्जिद को जानते हैं। फिर बहुत सारे टूम्स बनाए जाते हैं, टूम जो मकबरे बनाए जाते हैं। दरगाह जो होगी, जो सूफी सेंट्स हैं वो जब मर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर दरगाह बना दी जाती है। मीनारें होती हैं। मीनार क्या होती है कि यहाँ पर चढ़ के अजान के लिए अजान यहाँ से बोली जाती है। इसके साथ आप देखें और भी बहुत सारी जगह, जैसे हमाम बनाया जाता है, जो नहाने की जगह है उसको बनाया जाएगा। गार्डन्स बनाए जाएंगे, मदरसा बनाया जाएगा जहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती है। सराय बनाए जाते हैं। सराय और कैरावन सराय क्या होते हैं आपको मालूम है। कोस मीनार क्या है? कोस एक यूनिट हुआ करता था डिस्टेंस का, तो कोस मीनार मतलब हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक मीनार बना दी जाती थी, तो उसको कोस मीनार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होना चालू हो गई थी दिल्ली सल्तनत के समय से। फिर से चौरा, ज़रा इस पर आप नज़र मारें जामा मस्जिद के ऊपर। यहाँ पर आपको मीनारें भी देखने मिलेंगी, डोम्स का स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा, ये आर्चेस भी देखने मिल रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू फीचर्स को लेके और इस्लामिक फीचर्स को कंबाइन करके ये बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई थी। अब देखिए जो रूलर्स हैं या फिर उनकी जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रही हैं। मैंने इस बारे में आपको बताया भी है कि जो रूरल एलिट्स हैं या फिर जो डिवोटीज़ होते हैं, कोई मर्चेंट होता है, ये अलग अलग जगह पैसे देते हैं और कंस्ट्रक्शन कराते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। इंडिया में आप अगर देखेंगे तो इंडिया में क्या होने वाला है, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें इंडियन आर्किटेक्चरल और डेकोरेटिव फॉर्म्स का यूज़ किया गया था। फूल पत्तियाँ बनाई जा रही हैं, पितृदुरा का यूज़ किया जा रहा है, महंगे पत्थर लगाए जा रहे हैं और अलग अलग कलर्स को भी रिप्रेजेंट करा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो स्किल्स हैं वो भी अच्छे खासे तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग जगहों से काफ़ी लिबरली बोरो किया गया है। अब ये लिबरली क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर ये इस्लामिक बिल्डिंग बन रही है तो इसमें सिर्फ इस्लामिक फीचर्स ही देखने मिलेंगे। जैसे ये जाली का काम आपको बहुत सारी मुगल बिल्डिंग्स में देखने मिलता है। ये जाली का काम जो है ये जयपुर में आमिर फोर्ट में किया गया है। इसको वहाँ से एम्बाइब किया गया, अडॉप्ट किया गया और मुगल स्टाइल में इसको एमलगेमेट किया गया। बहुत से आप देखेंगे किलों में इस तरीके का जाली वर्क आपको देखने मिलता है। बहुत सारी जगहों पर प्रोविंशियल स्टाइल्स भी आपको देखने मिलेंगी, जैसे मांडू हो गया, गुजरात है, बंगाल, जौनपुर, इन इलाकों में जो प्रोविंशियल लोकल स्टाइल है उसको एब्जॉर्ब किया गया। मुगल स्टाइल आई ओरिजिनेट होती है, जिसमें आप दिल्ली, आगरा और लाहौर में मुगल स्टाइल का आर्किटेक्चर देखेंगे। दक्कनी स्टाइल का आर्किटेक्चर आप देखेंगे बीजापुर और गोलकोंडा में। तो यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर और जो लोकल आर्किटेक्चर है वो दोनों मिलते हैं और एक नई तरीके की चीज़ बनती है।
खास बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओरिजिनल सेंस है चीज़ों का या जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का वो मिस हो रहा है, वो लूज़ आउट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये साथ में भी उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं जितने इंडिविजुअली ये आर्किटेक्चरल स्टाइल हुआ करती थी, क्योंकि इनके अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे पर्शिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, एक से एक शानदार कंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्योरली इस्लामिक हैं। इंडिया में आप देखेंगे तो चाहे आप बात कर लें द्रविडियन स्टाइल के बिल्डिंग्स की, या फिर जो द्रविडियन स्टाइल के मंदिर हैं, या फिर आप बात करें नॉर्थ इंडिया में जो हम बनाते हैं मंदिर नागर स्टाइल के, दोनों ही इंडियन स्टाइल से बने मंदिर हैं और वो भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। लेकिन जब इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिला दिया जाता है तो जामा मस्जिद या फिर कुतुब मीनार जैसी गज़ब के मॉन्यूमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। गुजरात में भी इसी तरीके की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बोरो किया गया। वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ से, जैसे टेम्पल्स में जो तोरण होती है, टेम्पल की जो एंट्रेंस में जो तोरण की डिज़ाइन होती है या जो लेंटल है उसके जो डिज़ाइन है उसको देखा गया। जो घंटी की कार्विंग्स होती हैं बेल की, चेन के जो मोटिव्स हैं, बेल जो होगी वो एक चेन से बंधी होती है, उसकी डिज़ाइन को भी कार्व आउट किया गया। पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, इन सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करके इनकी डिज़ाइन को मकबरों पे, टूम पे, मॉस्क और दरगाह में दिखाने की कोशिश की गई, रेप्लिकेट करने का प्रयास किया गया। इसका गजब का एग्जाम्पल देखने मिलता है 15th सेंचुरी में एक दरगाह बनाई जाती है शेख अहमद कट्टू ऑफ सरकेज की। यहाँ पर आपको प्रोविंशियल स्टाइल भी देखने मिलेगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। एक मुगल टूम बनाया जाता है, मुगल्स के द्वारा एक टूम बनाया जा रहा है, लेकिन उस पर प्रोविंशियल स्टाइल का भरपूर इन्फ्लुएंस है। अब बात आती है सजावट की। यहाँ पर बिल्डिंग्स जब बन गई, इनके अंदर बाहर बहुत सुंदर सजावट करनी है। आप कभी ताजमहल घूमने गए होंगे तो आपको सजावट देखने मिली होगी, फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, इस तरीके के पैटर्न्स भी आपको देखने मिलते हैं। जनरली क्या होता था, जो बिल्डिंग्स हैं उनको बाहर से प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर करने के बाद या तो उनको प्लेन छोड़ दिया जाएगा या फिर रंग बिरंगे तरीकों से उनको कवर कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। अब रंग बिरंगे तरीकों में भी फूलों को बना दिया जाएगा बाहर की तरफ, जो जनरली ईरान में बहुत ज़्यादा होता है। आप ईरानियन बिल्डिंग्स को देखने का प्रयास करेंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको देखने मिलेगा ईरान में बहुत ज़्यादा शानदार फूल पत्तियाँ बनाई जाती थी बिल्डिंग्स पे। साथ में आप देखें लोटस बर्ड्स जैसी फ्रिंजेस बनाई जाएंगी, कर्व्ड आर्चेस में इनको यूज़ किया जाता था। अब आर्च क्या होता है, इस तरीके से आपको आर्चेस देखने मिलेंगी। इसमें ये जो आर्च है इसमें इस तरीके से ये लोटस बर्ड्स जैसा ये डिज़ाइन बना दिया जाता था। साथ में आपको साइप्रस और चिनार, ये दो पेड़ हैं, इनके पत्ते, इनके फूल वगैरह भी बना दिए जाते थे। आपको फ्लावर वास जो है इस तरीके का एक गुलदस्ता जैसा भी बना दिया जाता था। तो डिज़ाइन डेकोरेशन में इनके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस होते थे कि आप पेड़ पौधे बना सकते हैं, फूल पत्तियां बना सकते हैं, आप ईश्वर की छवि नहीं बना सकते। आप ईश्वर की छवि नहीं बना सकते, आप ईश्वर का चेहरा नहीं बना सकते, आप किसी भी गॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप किसी एंजल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इवन दो आप पढ़ेंगे अगर तो पूरी इस्लाम में गजब की कहानियाँ हैं, लेकिन आप किसी भी कहानी को, जैसे हम स्तूप पे, आपको मैंने चर्चा की थी कि स्तूप के ऊपर जो बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं, जातक कथाएं, उसको तोरण के ऊपर दिखा दिया जाता है। वो चीज़ इस्लाम में आप देखेंगे कहानियाँ एक से एक है, लेकिन वर्जित है, उनको आप दिखा नहीं सकते। इसके साथ में आप देखेंगे सुंदर टेक्सटाइल और कारपेट्स का भी यूज़ करा जाता था सीलिंग वगैरह को डेकोरेट करने के लिए। इसके अलावा जो पत्थर लगाए जाते थे अलग अलग कलर के, चाहे वो पीले हो गए, हरे हो गए, नीले हो गए, टर्क्यूज एक प्रकार का जो पत्थर होता था उसको भी लगा दिया जाता था। पितृदुरा की एक टेक्निक है, उसको यूज़ किया जाता था। और मोज़ैक मतलब होता है अलग अलग कलर की किसी चीज़ को एक जगह में सेट कर देना, उसको मोज़ैक पैटर्न कहते हैं। वो आपको देखने मिलेगा। पितृदुरा जो है वो इस तरीके से, देखिए ये जो डिज़ाइन आपको देखने मिलेगी, ये डाडो पैनल्स जो होते हैं उस पर लगा दिया जाता है। अब ये डाडो क्या होता है, तो दीवार का वो हिस्सा जो आपकी कमर से नीचे है वो डाडो कहलाता है, और उस पर इस तरीके की डिज़ाइन पितृदुरा बना दिया जाता था। कि बिल्डिंग को सुंदर करें तो करें कैसे, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ तो यक्ष यक्षिणी बना देते हैं, पेंटिंग्स बना देते हैं। इस्लाम में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनने पितृदुरा यूज़ किया, टेलिसेशन जिसको कहते हैं वो यूज़ किया। अलग अलग पत्थर लगा रहे हैं, कारपेट्स का यूज़ किया जा रहा है, टेक्सटाइल का यूज़ किया जा रहा है, फूल पत्तियाँ बनाई जा रही हैं, पेड़ पौधे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये लैपिस लजुली का पूरा काम आपको देखने मिल रहा है। सीलिंग पे, दीवार पे, ये है डाडो। इतना जो एरिया है ना, ये कमर तक का, इसको कहते हैं डाडो।
ये डाडो एरिया में भी आपको अलग अलग फूल पत्तियों का काम देखने मिलेगा। तो इतनी शानदार काम किया जाता था। साथ में आप देखेंगे तो अरबी की जो उनकी सेइंग्स होती थी, जो भी कुरान में लिखा गया, जो कुरान के वर्सेस हैं, उनको कैलीग्राफी में दीवार पर लिख दिया जाता था। जो आपको हेगे सोफिया है, तुर्की में है, उस पे भी आपको दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में देखने मिलेगा, जो कि पहले तक म्यूजियम था, लेकिन अभी उसको थोड़े दिन पहले ही एक मॉस्क के तौर पे खोल दिया गया है लोगों के लिए, कि लोग जाकर उस पर नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने जैसे आपको बताया था कि जाली का काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगा। कार्विंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, जाली का काम होने लगा और 3 डायमेंशनल कार्विंग्स होने लगी, 3 डायमेंशनल लुक देने का प्रयास किया जाने लगा। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फूल पत्तियों का काम होने लगा था। जैसे ही 16th सेंचुरी तक आते आते फूल पत्तियों का जो यूज़ है वो बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलता है। इस तरीके की फूल पत्तियाँ देखने मिलती हैं। साथ में डेकोरेशन में अलग अलग पैटर्न्स, जैसे मेंडिलियंस का पैटर्न है या बॉसेस का पैटर्न है, ये बनाया जाने लगा। छतरियों का यूज़ होने लगा, छोटी मीनारें बनाई जाने लगी ताकि उसको ब्यूटिफाई करा जा सके। स्टोन पिनेकल्स बनाए जाएंगे, स्टोन के जो लोटस फ्लावर है उसके मोटिव्स बनाए जाने लगे। अब लोटस फ्लावर जो है वो इस तरीके से दिखता है, अगर आप देखेंगे बाहर से इस तरीके से दिखता है लोटस फ्लावर, मतलब इसी प्रकार का कुछ देखने मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे मोटिव्स वगैरह भी यूज़ किए जाने लगे। ये लोटस फ्लावर का आपको मोटिव देखने मिल रहा है सीधे हाथ पे। बात आई मटेरियल कंस्ट्रक्शन का, तो सामान्यतः आप खुद बताइए, अगर आपको लोकली जो मटेरियल मिलेगा शुरुआती दौर में उसी को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि बजट कॉन्स्ट्रेंट के अलावा आपको बाहर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी नॉलेज भी नहीं होती है। सबसे पहले रबल मसनरी का या मसोनरी का यूज़ किया जाता था, जिसमें जो भी पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के उसको बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती थी, दीवारें बना दी जाती थी। उसके बाद उसके प्लास्टर करने की बारी आती थी, तो उसके लिए चूने का यूज़ किया जाता था, लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था उसको प्लास्टर करने के लिए। इसके साथ में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे क्वार्टजाइट मिला, सैंडस्टोन मिला, मार्बल मिला, तो इनको भी यूज़ किया जाता था। अलग अलग कलर्स के टाइल्स वगैरह भी बना दिए जाते थे इससे, जिससे दीवारें काफ़ी सुंदर लगने लगती थी और फ्लोरिंग भी बहुत सुंदर हो जाती थी। 17th सेंचुरी आते आते तक ब्रिक्स का यूज़ किया जाने लगा। अब देखिए, जब रबल मशीनरी हो रही है तो इसमें दिक्कत यह है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, पत्थरों को आप ज़्यादा मोल्ड नहीं कर सकते, टूट फूट ज़्यादा होती है, उसको एक प्रॉपर शेप में काटने में दिक्कत होती है। लेकिन ईंटों के साथ खासियत यह है कि आप ईंटों को तोड़ सकते हैं, ईंटों को अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो जो स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। इसके साथ में आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसा समय आने वाला है कि लोकल मटेरियल पर रिलायंस बढ़ जाती है। शुरुआती दौर जो मैं आपको बता रहा हूँ लोकल मटेरियल, लेकिन जब मैं ताजमहल की बात करूँगा तो आपको अलग से कहूँगा कि जो मार्बल है वो मकराना राजस्थान की खदानों से मंगाया गया था। तो जब शुरुआती दौर के ये जो फोर्ट्स बन रहे हैं, टूम्स बन रहे हैं, इसमें लोकल मटेरियल का ज़्यादा प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप देखें गोलकोंडा का फोर्ट बनाया जा रहा है। इससे बात आती है किले की। किले की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। चाहे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें जिसमें सीटाडेल होता था और नॉर्मल लोगों के लिए रहने की जगह होती थी, सीटाडेल ऊंचा बनाया जाता था। उसी तरीके से आते आते आगे बढ़ते हुए किलों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जाती है। बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाएंगी, उसके चारों तरफ पानी की व्यवस्था करी जाएगी, उस पानी के अंदर मगरमच्छों को डाल दिया जाएगा, बड़े बड़े भारी दरवाजे बनाए जाते थे। किले के अंदर ही पानी पीने की व्यवस्था होगी, खाना खाने की व्यवस्था होगी, पूरी प्रजा जो है वो उसके अंदर रह पाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। ये क्यों बनाई जा रही हैं? वो इसीलिए बनाई जाती है कि अगर कोई राजा किला हार जाता है या उसके किले पर कब्जा हो जाता है तो राजा अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को खो देता है। वो या तो सुजेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब जो आदमी उसका किला जीत गया है उसको अपना मास्टर मानना पड़ेगा, या फिर वो अपना जो पूरा पावर है, जो पूरी अपनी रूलिंग की शक्ति है, वो खो देगा। ये दिक्कतें आती थी, इसीलिए जो किला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था एक समय पे। आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावत। पद्मावत में भी किले वाली बात थी कि आप किले के बाहर खड़े होकर वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किला जीत नहीं सकते। उसी तरीके से आपने एक और पिक्चर देखी होगी तानाजी। तानाजी वाले केस में भी वही था कि किले के ऊपर उन्होंने राज कर लिया था, अब ये किला जो है ये खाली करवाना था तानाजी को। तो अब किला खाली करवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी और किला जीतने में परेशानियाँ आती थी। इससे आपको किले का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मिडिवल हिस्ट्री में किला कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बहुत सारे गजब के किले हैं जिनमें आप चित्तूर का किला है, ग्वालियर का है, दौलताबाद का किला है,
ये सारे किले आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना दिमाग लगा के कितने गजब के तरीके से इनको बनाया गया है और इनके बनाने में इनका जो कंस्ट्रक्ट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। जनरली देखेंगे तो किलों को एक ऊंचाई पर बनाया जाता है। ऊंचाई पर बनाने का फायदा क्या है कि दूर से अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो आपको आराम से वो चीज़ दिख जाएगी। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, सिक्योरिटी है, साथ में जो भी दुश्मन आएगा उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो आप आराम से उस पर हमला कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज, टोपोग्राफिकल एडवांटेज, इसके अलावा आप क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से आप एक आउटर वॉल बना देंगे जो जनरली आपने बड़े बड़े किलों में देखा है। इसी प्रकार से गोलकोंडा में भी है। ये ज़रा फिर से देखिए, ये जो है पहाड़ पे बना दिया आपने किला, यहाँ से कोई भी आएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा कि हाँ कौन आ रहा है। आप इस पर तीर भी बरसा सकते हैं, आप इस पर हमला भी कर सकते हैं और आप इस पर नज़र भी रख सकते हैं। ये सारे फायदे होते थे अगर आप फोर्ट ऊपर बना रहे हैं तो। यहाँ पर एग्जाम्पल है दौलताबाद का। दौलताबाद में ये जो फोर्ट बनाया गया इसकी गजब की इंपॉर्टेंस थी। पहली बात तो ये जो रास्ता था एंट्रेंस का वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। टेढ़ा मेढ़ा इसीलिए जो हाथी वगैरह हैं वो ऊपर तक आ नहीं सकते, और जो दरवाज़ा है वो इतना भारी था कि वो हाथी से ही टूटेगा, लेकिन हाथी तो ऊपर आ ही नहीं सकता। इसके अलावा काफ़ी भूल भुलैया जैसे रास्ते भी बनाए थे ताकि जो एनिमी सोल्जर्स हैं वो अपना रास्ता भूल जाए। अगर वो रास्ता भूल जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं फंसेंगे और मर जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई। ग्वालियर के किले की अगर बात करें तो ग्वालियर का किला जीता ही नहीं जा सकता था क्योंकि बड़ी ऊंचाई पे बना था। ऊंचाई पे बना है तो उसके ऊपर चढ़ना बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसी वजह से बाबर ने काफ़ी इस चीज़ की इज्जत की थी, काफ़ी इस चीज़ का तारीफ की थी कि हिंदुस्तान में ग्वालियर का किला गजब का है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा देती है। इसी तरीके से जो चित्तौड़गढ़ में किला है ये पूरे एशिया में लार्जेस्ट फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक और बात यह है कि बड़े लंबे समय तक इस किले को जीता नहीं गया था, तो जो राजा है वो लंबे समय तक इस किले पे राज कर रहे थे। अब किले की बात करें तो किले में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे स्तंभ आपको देखने मिलेंगे, टावर्स देखने मिलेंगे जो बनाए जाते थे। अगर राजा जीत के आते हैं तो उनकी विक्ट्री के लिए टावर्स बनाए जाते थे। अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके जो ब्रेवरी है, मार्टियरडम है, इन सबको भी सेलिब्रेट करने के लिए टावर्स बनाए जाते थे। जैसे इंडिया गेट आप देखेंगे तो इंडिया गेट के ऊपर जो भी शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में उनके नाम लिखे गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अलग अलग इंपॉर्टेंस के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी एक टावर के अंदर ही। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टावर है, हो सकता है ये किसी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस के, किसी विक्ट्री की वजह से या किसी को याद करने के लिए बनाया गया होगा। अलग अलग हीरोइक जो उनके एक्ट्स होते हैं या फिर जो भी काम करते थे, जो भी लेजेंड्स होती थी, उसकी वजह से वो बनाए जाते थे। इसके अलावा डेकोरेशंस वगैरह जो हैं उनमें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टाइल आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि एब्सॉर्प्शन हो रहा था दोनों तरफ से। इंडो इस्लामिक जो स्टाइल है वो आपको हर कंस्ट्रक्शन में देखने मिल रही थी। जैसे मीनार की बात करें तो मीनार, चाहे आप कुतुब मीनार की बात करें दिल्ली की या फिर चांद मीनार जो दौलताबाद की, इसकी बात करें, ये दोनों का काम तो यही था कि यहाँ पर जो मौलवी हैं ऊपर चढ़ेंगे और अजान बोलेंगे या फिर प्रेयर करने के लिए कॉल देंगे। लेकिन इनकी जो हाइट है ये कहीं ना कहीं सिंबल थी ताकत की। पावर दिखाने का कोशिश करते थे रूलर अपना, ये इनको लंबे से लंबा बना के कि देखो हम इतना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप खुद ही समझिए ना, बड़े मकान में कौन रहता है? पैसे वाला आदमी। बंगला कौन बनाता है? पैसे वाला आदमी। उस समय पे अगर राजा को पैसा दिखाना है अपना तो उसने एक बड़ा फोर्ट बना दिया, तो इससे समझ में आएगा वो पावरफुल है, पैसे वाला है। साथ में अगर राजा ने एक बड़ी कुतुब मीनार जैसी मीनार बना दी तो भी वो अपना पावर को दिखा पा रहा है, वो डिस्प्ले कर पा रहा है कि ही इज़ पावरफुल एंड ही इज़ माइटी। तो ये सिंबल्स ऑफ माइट एंड पावर किस तरीके से दिखाए जाते थे? मीनारे बना के। कुतुब मीनार जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट दिल्ली के थे, उनसे भी संबंधित है। सेंट का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनसे संबंधित है कुतुब मीनार। मीनारों की बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फीट, जो आपके बिल्कुल काम की नहीं है। ये 5 स्टोरी है, ये भी आपके काम का नहीं है। काम की बात यह है कि इसको काफ़ी अच्छी तरीके से फूल पत्तियों से डेकोरेट किया गया है। बाकी और अगर आप जानकारी चाहें इसकी खूबसूरती की तो आप जाके इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से चांद मीनार जो है ये भी कुछ छोटी है कुतुब मीनार से, और इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा दिल्ली और ईरान के जो एक मिक्स्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसका। साथ में इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कुरान के वर्सेस भी लिखे गए हैं। तो ये चांद मीनार हो गई। अब हम टूम्स की बात करें, मकबरों की बात करें,
तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मकबरे बनाए गए थे। आपने फतेहपुर सीकरी देखा है, आपने हुमायूं टूम देखा है। उस तरीके से अलग अलग जगहों पर टूम्स बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना कि आखिर टूम्स बनाए क्यों जाते थे। सबसे पहले आप उनकी खूबसूरती देखें। ये देखिए कितने खूबसूरत मार्बल के बनाए जाएंगे। मार्बल के बनाने के अलावा इसके आसपास आपको गार्डन्स भी देखने मिलेंगे। गार्डन्स के साथ आपको फाउंटेन्स, फव्वारे भी देखने मिलते हैं। ये असल में इस तरीके से किया जाता था कि जजमेंट डे को रिप्रेजेंट करा जा सके, एक हेवन को सिंबलाइज करा जा सके। हेवन को सिंबलाइज करने के लिए इस तरीके की चीजें करी जाती थी। जो टूम कंस्ट्रक्शन होगा उसकी जो दीवारें होंगी उसके ऊपर कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं, वो लिखे जाती थे। साथ में ताजमहल जो गजब का एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, हुमायूं टूम देखा है, ताजमहल देखा है। इसमें आपको गार्डन की एक अलग स्टाइल देखने मिलेगी जिसको चारबाग स्टाइल कहते हैं। ये पूरी जो कंस्ट्रक्ट होता था, पूरा जो डिजाइन होता था, वो पीस और हैप्पीनेस रिजेंबल करने के लिए बनाया जाता था। आप देखिए इसके बाद आती है बात सराय की। सराय जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये ना रहने की व्यवस्था होती थी। जो भी ट्रैवल करके आएगा तो उसके रहने की जगह बन जाएगी, जो कि डिज़ाइन में सामान्य सा एक स्क्वायर जैसा रहता था या फिर रेक्टेंगुलर इसका प्लान होगा। और इसमें आप देखिए जो पिलग्रिम्स हैं, मान के चलिए कोई किसी दूर मंदिर में जा रहा है, कहीं मक्का मदीना जा रहे हैं, तो बीच में एक सराय में स्टॉपेज ले सकते हैं, जैसे आज के समय में आपने धर्मशाला वगैरह देखी। कोई फॉरेनर है, ट्रैवल कर रहा है, वो रुक सकता है। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इन तमाम लोगों को सर छुपाने की जगह उस समय मिल जाती थी। आज जैसा आप ओयो होटल समझते हैं, उसी समय पुराने ज़माने का ओयो होटल सराय हुआ करता था। सराय के साथ आपको ये बात तो समझ में आ गई किस तरीके से जब सराय में लोग आएंगे, मिलना जुलना होगा, तो अलग अलग लोगों के साथ सामंजस्य बैठता था और अलग अलग बातचीतें होती थी। इन्फ्लुएंसेस और टेंडेंसीज भी इंटरचेंज की जाती थी। प्रैक्टिसेस इंटरचेंज करी जाएंगी। आइडियाज़ जो हैं वो भी इंटरचेंज होते थे। चर्चाएं अच्छी खासी होती थी। बात करें कुछ सामान्य स्ट्रक्चर्स की, उनको कैसे डेकोरेट करते थे, तो आप समझिए हम बात करेंगे यहाँ पर कुतुब मीनार की, गोल गुम्बद की, मैंने आपको बताया था, और जामा मस्जिद की भी बात करेंगे। यहाँ पर हमने बताया था कि जो बिल्डिंग्स हैं जो सामान्य यूज़ में आती हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद या खानकास। अभी खानकास क्या है? जहाँ पर सूफी संत समा बांधते थे, समा करते थे, मतलब वो गाना वगैरह, एक होता है नावा सॉन्ग्स होते हैं, वो गाए जाते थे सूफी संतों के द्वारा, उसको आप कहते हैं खानका। ये सारी जगहें कॉमन लोग यूज़ करा करते थे। साथ में गेटवेज हैं, पेविलियन है, गार्डन और बाजार, ये सारे भी कॉमन लोगों के द्वारा यूज़ करे जाते थे। इनमें एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है मांडू, और ये मालवा प्लेटो में आपको देखने मिलेगी। सामान्य जानकारी हमें इसके बारे में लेना है, ना मैं एक ट्रैवल गाइड की तरह आपको समझाने वाला हूँ, ना हमें ट्रैवल गाइड जैसे सवाल यूपीएससी में कभी आने वाले हैं। ये नर्मदा वैली में बना हुआ है, गौरी डायनेस्टी ने बनाया था, जिसमें जो इसका फाउंडर है होशंग शाह, इनने ये पूरी बिल्डिंग बनाई थी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये राजा के प्लेजर के लिए बनाई गई थी। इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी उसी तरीका का है। इसमें मार्बल्स वगैरह यूज़ किए और पत्थर यूज़ किए। इसके साथ में आप देखें मांडू में जो आर्किटेक्चरल अडेप्टेशन है वो काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर एनवायरनमेंट से मिलता जुलता ही बनाया गया है। खासियत है इसकी, एक हिंडोला महल बना दिया इनने, रॉयल एनक्लेव बना दिया इनने। इसके अलावा एक जहाज महल भी है, वो भी इन्होंने बनाया है, जो कि एक 2 स्टोरी जहाज जैसा दिखता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मांडू के बारे में। इतनी ज़्यादा अगर और गहराई से अगर हम देखें तो वो सवाल हमें पूछे जा सकते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में। जनरली यूपीएससी एक किसी भी मॉन्यूमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर एक लव स्टोरी भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें कहा जाता है कि जो सुल्तान गयासुद्दीन है और रानी रूपमती, इनकी लव स्टोरी बहुत पॉपुलर है। रानी रूपमती के लिए अलग से जगह बनाई गई थी, अलग से रहने की व्यवस्था करी गई थी। साथ में बाज बहादुर का पैलेस है, जो कि एक हरम के हिसाब से बनाया गया, जहाँ पर वो बढ़िया रहते थे और नाच गाना, नहाना धोना ये सब किया करते थे। इसके बाद मांडू में आपको अशरफी महल भी देखने मिलता है। अशरफी महल जो आज टूटे फूटे हाल में है, काफ़ी खस्ता हाल में है, वो भी आपको देखने मिलता है। इसमें खासियत यह है कि इसमें आपको अफ़गान स्ट्रक्चर्स का भी, जो अफ़गानिस्तान की स्टाइल है या जो अफ़गान स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके कुछ अंग देखने मिलते हैं इस जगह पे। जामा मस्जिद देखिए सीधे हाथ पे, ये मांडू की जामा मस्जिद भी है। इन बिल्डिंग्स की अगर मैं चर्चा करूं तो महत्वपूर्ण होता है कि हम बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चर को, उनकी पिक्चर्स को देख लें। उसके अलावा जितनी भी बारीकी जानने का प्रयास करेंगे उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। होशंग शाह जो वहाँ के हैं, मांडू के फाउंडर हैं जो, उनका ये टूम देख लीजिए।
ये भी मार्बल वगैरह से बनाया जाता था ताकि एक हेवनली पैलेस जैसा दिखाया जा सके, गार्डन वगैरह बना के हेवन को रिजेंबल करने के लिए दिखा दिया जाता था, जो टूम्स बनाए जाते थे उससे। और ये टूम्स का जो चलन है वो भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। अब देख लिया हमने मांडू के बारे में, इसमें काम किस तरीके के किए गए थे। पठान आर्किटेक्चर था मांडू का, साथ में ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया था और जाली का यूज़ किया गया था, जो कि अच्छे खासे तरीके से ये बताते हैं कि इंडो इस्लामिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया था। दूसरी चर्चा ताजमहल के बारे में, बल्कि आप ये सब जानते हैं कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था अपनी रानी मुमताज़ महल के लिए। इसमें आपको एक प्रॉपर सिमेट्री देखने मिलती है, बाग बगीचे भी हैं, पीछे की तरफ यमुना रिवर बह रही है और उसके साथ में दिन और रात में इसके ऊपर जो इसका मटेरियल है उसकी वजह से एक अलग कलर देखने को मिलता है दिन और रात के हिसाब से। अब बात करी जाए ये ताजमहल कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर आपको 4 बाग जो गार्डन्स हैं वो देखने मिलेंगे जो क्रिस क्रॉस करते हैं, इस तरीके के गार्डन फॉर्मेट है। और बिल्डिंग जो है वो गार्डन के बीचों बीच ना होकर गार्डन के कोने में आपको देखने मिलती है। इसके अलावा जो रिवर बैंक है वो भी है, पीछे की तरफ जो है वो नदी बह रही है। आप देखेंगे जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में चारों तरफ से आपको रेड सैंडस्टोन के ये इस तरीके के टावर्स बना दिए गए हैं एंट्री के लिए, इस तरीके की बिल्डिंग बना दी गई है। और ये जो है ये ड्रम है और ड्रम के ऊपर डोम बैठा हुआ है, तो ये ड्रम और डोम स्ट्रक्चर बनाया गया है। छोटी मोटी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, हमें आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस नहीं करना है। ये देखिए इसी पिक्चर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये 4 बाग स्ट्रक्चर में गार्डन है, जिसके कोने में यहाँ पर इसकी बेस प्लिंथ आ जाती है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा बनना चालू होगा और ऊपर तक ये बना है। इसमें आपको ये मीनारों पे ध्यान देना है, ये जो ड्रम है और ड्रम के ऊपर जो डोम है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये इसकी आर्किटेक्चरल पिक्युलैरिटीज़ हैं जो आपको बतानी है। अगर हम इसको सुंदर बनाने के लिए या फिर इसका जो मटेरियल का यूज़ किया गया था इसकी बात करें, तो मकराना की जो माइंस है वहाँ से मार्बल मंगाया गया था जो राजस्थान में है। सुंदर बनाने के लिए इस पर ये देखिए कुरान की आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखे हैं, साथ में पित्तर रुद्रा का काम आपको मिलेगा और इस तरीके से फूल पत्तियाँ भी बनाई गई हैं इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको सुंदर दिखाने के लिए। जाली वर्क भी आप देख सकते हैं, जालियाँ भी बनाई गई हैं जो पास से आपको अच्छे से देखने मिलेंगी। हर चीज़ पूरी मार्बल के द्वारा बनाई गई है। ये इसका टॉप व्यू है। यहाँ देखिए पीछे से ये नदी बह रही है और नदी के कोने से ही लगा है ताजमहल और ताजमहल के आगे आपको 4 बाग स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ताजमहल किस काम का है, किस तरीके से बना है, कैसे बना है, मार्बल कहाँ से लाए थे, डिज़ाइन क्या है। इसके अलावा हमें उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अंदर आ जाइए। अंदर आप देखेंगे तो अंदर ऑक्टोगोनल है, ये जो टूम है वो ऑक्टोगोनल है, मतलब 8 साइड वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो अंदर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर आपको अंदर ही मकबरों में ये देखिए इस तरीके से ये पूरा टूम बनाया गया है और टूम जो पूरा बनाया गया है इसको भी आप देखेंगे तो डबल डोम स्ट्रक्चर होने की वजह से जो सीलिंग है काफ़ी ऊंची देखने मिलती है। ये देखिए यहाँ से जाली वर्क काफ़ी क्लियरली विजिबल है। ये देखें ये जाली वर्क है, ये जाली वर्क है और किस तरीके से डेकोरेट किया उसको भी आप ऑब्जर्व करें। ज़मीन पर अलग डिज़ाइन है और यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी मज़ार बनाई गई है उसके ऊपर एक अलग डिज़ाइन है। फिर आप देख लीजिए किस तरीके से ये अरेबिस्क्यू और पितृदुरा का काम किया गया है, इसको भी ऑब्जर्व करते चलना। ये पितृदुरा का काम है, ये ऑब्जर्व करते चलिए जालियों को और पितृदुरा को, क्योंकि सवाल यहीं से आ सकते हैं अगर आएंगे तो। इसके अलावा ज़्यादा बारीक सवाल इन मॉन्यूमेंट से नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए कुरान की आयतें लिखी हैं सीधे हाथ पे। इस चैप्टर में सीधे हाथ पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो हमने लगा कर रखी हैं, ऐड करके रखी हैं, तो आप सीधे हाथ पे अपनी नज़रें बनाए रखें। अब हम बात करेंगे गोल गुम्बद की। सही मायने में देखा जाए तो ये एक अधूरी कंस्ट्रक्शन है, अधूरी बिल्डिंग है जो बीजापुर कर्नाटक में आपको देखने मिलती है। ये मोहम्मद आदिल शाह का टूम है, मुसोलियम है और इसमें डायनेस्टी ऑफ बीजापुर में ये कंस्ट्रक्ट करा गया था। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम और गहराई से समझें तो पहली बात मैंने जैसे आपको बताया कि अधूरी है, अनफिनिश्ड है। इसमें जो राजा है और उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके ख़ानदान वाले हैं, उन सब की मज़ार इसके अंदर है, उन सब की जो रिमेन्स हैं वो इसके अंदर है। अब इसमें क्या क्या है, ये जो टूम कॉम्प्लेक्स है इसमें एक गेटवे आपको देखने मिलेगा। नक्कार खाना, नक्कार खाना मतलब ऐसा जगह होती है जैसे दुश्मन अगर एंट्री करेगा या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है तो ढोल पीटने के लिए एक ऊंचाई पे ढोल रखा जाता है, उसको पीटते हैं, तो वो जो जगह होती है उसको नक्कार खाना कहते हैं। वो भी इसी के अंदर है। मॉस्क भी है इस टूम के अंदर और साथ में सराय भी लोकेटेड है इसके जो एक लार्ज वॉल्ड गार्डन है उसमें ही।
गोल गुम्बद की अगर मैं बात करूं तो इसकी आपने डिज़ाइन देख ली है, ये ग्रे बेसाल्ट के द्वारा बनाई गई थी। साथ में इसमें ड्रम और डोम स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। ड्रम ऐसा होगा, इसको ड्रम कहते हैं और इसके ऊपर ये डोम बन जाता है। मशरूम जैसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, लेकिन मशरूम का जो स्टेम होती है वो पतली होती है। यहाँ पर ड्रम चौड़ा होगा और उसके ऊपर जो डोम है वो बैठ जाएगा, जैसा हमने ताजमहल में देखा था उसी तरीके से। अब इसकी लंबाई वगैरह जानने का कोई अर्थ नहीं निकलता। साथ में आप देखिए जो डोम है इसके इस तरफ आपको ये लोटस पेटल जैसे ये काम देखने मिलेगा। ये जो ड्रम है, ड्रम पे लोटस पेटल का काम है और उसके ऊपर डोम बना हुआ है। अंदर से ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्वायर चैम्बर के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि किन किन के रिमेन्स रखे गए हैं, वाइफ्स और रिलेटिव्स सबको अंदर रखा गया है। अंदर मान के चलिए उन सब के रिमेन्स अंदर हैं और परपेंडिकुलरली हाइट पे एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया है दिखाने के लिए कि राजा के रिमेन्स हैं, लेकिन सही मायने में जो रिमेन्स हैं वो अंदर की तरफ रखे गए हैं। बात करें हम पेंडेटिव्स की। अब ये पेंडेटिव्स क्या होते हैं? तो पेंडेटिव्स ऐसे मेंबर होते हैं एक कंस्ट्रक्शन के, जो पूरा वेट जो होता है ना डोम का, ये जो गुम्बद है इसके पूरे वेट को ये वॉल्स पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ये होते हैं पेंडेटिव्स। उसी तरीके से स्क्विंचेस भी यही काम करते हैं जो हमने आगे के पार्ट 1 में चर्चा करी थी। तो पेंडेटिव और स्क्विंचेस क्या करते हैं? डोम के पूरे वजन को नीचे वॉल्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा डोम है, ये जो है ये पेंडेटिव्स हैं और ये जो कोने के होते हैं इनको स्क्विंचेस कहते हैं। बाकी इतने आर्किटेक्चरल आइडिया का हमें कोई इतना ज़रूरत है नहीं। इसमें खासियत ये है कि यहाँ पर एक विस्परिंग गैलो है या फिर एक गैलरी टाइप है जिसमें आप विस्पर कर सकते हैं। आप विस्पर करेंगे तो आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देती है। इससे संबंधित बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं विस्परिंग गैलरी के, आप देख सकते हैं 1-2 मिनट का वीडियो, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये अकोस्टिक सिस्टम कैसे काम करता था। बात हो गई इसकी। अब बात करें अगर कैसे बनाई गई, ये जो मीनारे हैं 7 स्टोरी मीनारे हैं, ऑक्टागोनल स्पायर्स हैं, ड्रमोडोम है, इसका डेकोरेशन जो है वो फॉइलेशन जो पत्तियां वगैरह हैं उसकी डिज़ाइन में इसको डेकोरेट कर दिया है। सीधे हाथ पे नज़र रखें, यहाँ पर भी देखेंगे तो फॉइलेशन, यहाँ पर पत्तियां यहाँ पर भी मिलेंगी और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी पत्तियां देखने मिलती हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ की गई थी। मेरे हिसाब से गोल गुम्बद में इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसी तरीके की डिज़ाइन जो है आपको और जगह पर भी देखने मिलती है, जैसे किला कोना मस्जिद में भी मिलेगी और पुराना किला में भी। यहाँ पर इतनी जानकारी सफिशेंट है। बात करें जामा मस्जिद की तो हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब हम 8वीं क्लास की किताब पढ़ा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि जामा मस्जिद जो है, पहली बात तो यह है कि अपने आप में सबसे ऊंची मस्जिद थी। जब मुगलों ने इसको बनाया था, शाहजहाँ के समय पे इसको बनाया गया था। सबसे ऊंची बिल्डिंग ये जामा मस्जिद थी। लाल किले की जो सबसे ऊंची मीनार थी उससे भी ऊंची जामा मस्जिद थी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और हर शुक्रवार को जुम्मे के जुम्मे जो नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम मेल इसमें इकट्ठा हुआ करते थे और बहुत बड़ी जगह थी जिसमें आराम से इकट्ठा हुआ जा सकता था। और उस दिन जो शुक्रवार होता था उस दिन खुतबा पढ़ा जाता था, मतलब जो राजा है उसके नाम पे खुतबा पढ़ा जाएगा और जो भी लॉज वगैरह है उस रियासत के उसके बारे में पढ़ा जाता था। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं जैसे मीनारें हो गई। किबला, किबला क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मेहराब क्या होता है, मकसूर स्क्रीन, मेन एंट्रेंस, कोर्टयार्ड, कोलिस्टर्स, लिवान, आइल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें किबला बहुत इंपॉर्टेंट है। किबला ऐसी जगह है जो मक्का की तरफ फेस करता है। तो अगर आप किबला की तरफ देख के नमाज़ पढ़ रहे हैं मतलब आप मक्के की तरफ देखकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब कोई भी बिल्डिंग अगर बड़ी बनती है, मान के चलिए हम बात करें इंडिया गेट की, तो चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी हो, इंडिया गेट उसके लिए इंडिया गेट है। उसी तरीके से जामा मस्जिद जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि सबके लाइफ में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस और इंपॉर्टेंस रखती थी, चाहे वो मुस्लिम्स हो या फिर नॉन मुस्लिम्स हो। साथ में आपको ये भी देखने मिलेगा कि कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है अगर इस तरीके की कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है। मान के चलिए अगर मंदिर कहीं पर बन जाता है तो शरणार्थी वहाँ पर रहने आएंगे तो उनकी लॉजिंग फैसिलिटी चाहिए, वहाँ खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट फैसिलिटी चाहिए, और अगर वहाँ पर प्रसाद वगैरह खरीदेंगे तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए। उनको स्टेशन से वहाँ तक लेके आने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज, कमर्शियल और कल्चरल एक्सचेंज भी होने लगता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है। और वही आपको यहाँ पर जामा मस्जिद के केस में देखने मिलता है। ये सारी हमने बातें करी जिसमें मैंने आपको बता दिया किबला लिवान क्या है, ये वेस्ट की तरफ इसको पॉइंट करा जाएगा और जो ऑफरिंग्स होती हैं प्रेयर की वो करी जाएंगी काबा, मक्का की तरफ। तो ये जो मेहराब है इसकी तरफ आप फेस करते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं दिखा दूँ, ये जो मेहराब है इसकी तरफ आप फेस करेंगे और मेहराब की तरफ ही किबला होता है। तो यहाँ पर फेस करके आप नमाज अदा करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है। सवाल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और इस स्लाइड में जो सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने सवाल का जवाब बना लिया होगा। स्टेटमेंट्स अगर हम पढ़ें तो डेकोरेशन टेक्निक्स की बात करी जा रही है, पितृदुरा और अरबेस्क्यू, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो मीनार है इसमें पॉलीगोनल और सर्कुलर शेप्स हुआ करते थे, लार्ज बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जब, और साथ में जो पत्थर का उपयोग होता था वो लाल और बफ सैंडस्टोन का यूज करा जाता था। कहीं कहीं पर आपको मार्बल का स्टोन भी देखने मिलेगा। तो ये क्या फीचर्स थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल के साथ ये चर्चा पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है, जो कि है सी। दूसरा सवाल है, पूछा जा रहा है यहाँ पर जो टूम्ब लोधी डायनेस्टी ने बनाए थे उसके बारे में। यहाँ पर पहले पूछा जा रहा है जो ऑक्टोगोनल टूम्ब बिल्डिंग्स थी वो सुल्तान के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा है जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग थी वो नोबल्स के द्वारा बनाई गई थी, जो सुल्तान की कोर्ट के नोबल्स थे उनके द्वारा बनाई गई थी। और ये सामान्य जानकारी है, काफ़ी फैक्चुअल है। इसका जवाब मैं आपको बताऊं, दोनों स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर सी हो जाता है। तीसरा सवाल है, ये जो टूम्ब है तुगलक एरा में बनाए गए, उनमें डिस्टिंक्ट क्रिएशन क्या थी, इसके बारे में बात करी जा रही है। तो यहां पर आप समझिए इंपॉर्टेंट एक ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सीधा सीधा जो मैं आपको बता दूं, जो निजामुद्दीन औलिया है उनकी दरगाह तुगलक एरा में बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है। साथ में आप देखें तो इन्फॉर्मेशन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हुमायूं टूम्ब तो इन्होंने नहीं बनाया, मतलब ऑल ऑफ द अबव भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकती है हौस खास वाली और निजामुद्दीन औलिया वाली, क्योंकि सल्तनत के टाइम पे ये दो चीज़ें बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ए है। बड़े हम अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। फिर से वही सवाल है, पहले देखें कैलीग्राफिक एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये तो था। स्ट्रक्चर वर मेड ऑफ ब्लैक स्टोन एंड लाइमस्टोन, ये नहीं था, क्योंकि रेड सैंडस्टोन और बफ सैंडस्टोन और मार्बल का यूज किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी देखें, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप, पिरामिड नहीं डोम लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप होता था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो जाता है, और हमारे आंसर जो है वो है ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, जो कि आखिरी चैप्टर था हमारी 11वीं क्लास की किताब का, उसकी चर्चा खत्म होती है। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे 12वीं क्लास की एनसीईआरटी लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।